हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान में हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, वो क्यों ज़रूरी है, क्या उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ओके, तो इसी के लिए मैं क्लास लेके आया हूँ कि अपन इस क्लास में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, उसके बाद इसकी विशेषताएँ क्या क्या है। देखो, मूल अधिकार से जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अधिकार किसे कहते हैं। देखो, अधिकार क्या होता है? अधिकार व्यक्ति के वे हक या दावे होते हैं जिन्हें उनका समाज या फिर सरकार क्या करती है, संरक्षित करती है या फिर सुरक्षा प्रदान करती है। उन्हें क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अब तो अधिकार बहुत टाइप के होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार जो सभी जंतु और मानव दोनों को प्राप्त होते हैं, जैसे जीने का अधिकार हो गया है, सांस लेने का अधिकार हो गया है, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक अधिकार हो गए। उसके बाद बात करें हम नैतिक अधिकार की, तो नैतिक अधिकार क्या होता है? नैतिक दायित्व, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, क्या है? अपना नैतिक दायित्व है। वृद्धजनों का सम्मान करना, ये हमारे क्या है? नैतिक दायित्व है। तो ये क्या कहलाते हैं? नैतिक अधिकार कहलाते हैं। वहीं फिर बात करते हैं मानव अधिकार की, तो देखो, मनुष्य होने के नाते सभी मानव को, मनुष्य होने के नाते सभी मानव को कुछ अधिकार देना होता है। ओके, यह क्या होते हैं? किसी देश, समय या फिर परिस्थिति से परे होते हैं, मतलब उनको छीना नहीं जा सकता कि नहीं समय अलग है तो ये अधिकार छीन लो, ये बात नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकार की। ओके, उससे पहले अपन लिख लेते हैं कि होते क्या क्या है। ओके, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? मानव प्लस जंतु को जन्म से प्राप्त होते हैं। ओके, कैसे प्राप्त होते? जन्म से। फॉर एग्जाम्पल, जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये क्या हुए? प्राकृतिक अधिकार हो गए। नैतिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक दायित्व, मतलब क्या है? व्यक्ति के नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व क्या कहलाते हैं? नैतिक अधिकार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की क्या करना? सेवा करना। क्या है? हमारा नैतिक दायित्व है, यानी कि नैतिक अधिकार है, सेवा करना। और इनको नहीं करने पे हमें कोई कानून हमें सज़ा नहीं दे पाता है, ठीक है ना? तो ये क्या हमारा नैतिक अधिकार है। फिर मानव अधिकार की बात करें तो देखो, मानव को अपना गरिमामय जीवन जीने हेतु। ओके, अब इसकी बात करें अपन आगे, एक बार मैं मिटा देता हूँ ये जीने हेतु। ये संविधान के बाद में बात करते हैं। ओके, जीने हेतु लिख लिया होगा आपने। जीने हेतु सभी मनुष्यों को प्राप्त है, सभी मनुष्यों को प्राप्त है। ओके, अब देखो, एक डेट है 10 तारीख, और फिर क्या है? 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ द्वारा अपने घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में इन अधिकारों की घोषणा की थी। इन अधिकारों की क्या की थी? घोषणा की थी। इन अधिकारों की घोषणा की थी। ओके, तो ये अधिकार क्या है? ये किसी देश, काल या फिर समय, काल, समय, परिस्थिति सब परे हैं।
मतलब कि कोई देश इन अधिकार को छीन नहीं सकता, कोई समय इन अधिकार को छीन नहीं सकता, कोई परिस्थिति आ जाए तो भी इन अधिकार को छीन नहीं सकती। ओके, तो मानव अधिकार क्या है? यूएनओ द्वारा अपने घोषणा पत्र में इन अधिकारों की घोषणा की थी। कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। तो इसी 10 दिसंबर 1948 के कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, अब है 10 दिसंबर को। ओके, अब देखो ये मूल अधिकार, इसमें क्या क्या आएंगे मानव अधिकार में, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो क्या है इसमें? देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, उसे अमेरिका ने जेल में बंद कर दिया, तो क्या उसे सांस लेने का अधिकार नहीं देंगे क्या? सांस लेने का, भोजन का, या फिर अच्छा जीवन जीने का अधिकार छीन नहीं सकती वो सरकार। ओके, तो समझ में आया? अब हम बात करेंगे संवैधानिक अधिकार की, कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? देखो, संवैधानिक अधिकार जानने से पहले एक राजनीतिक विचार थे, लास्की। उन्होंने अधिकारों के बारे में क्या कहा, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब अधिकार इतना ज़रूरी है कि वह किसी भी परिस्थिति में उनके बिना व्यक्ति अपना क्या है, विकास ही नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे संविधान। देखो, विधिक अधिकार क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं संवैधानिक अधिकार। क्या होते हैं? एक तो संवैधानिक अधिकार होते हैं, एक होते हैं सांविधिक कानूनी अधिकार होते हैं। एक तो क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। अब तो इन संवैधानिक अधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, जो कहाँ है? भाग 3 में। कहाँ है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ओके, फिर बात करते हैं इसी के अंदर संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ओके, ये क्या है? भाग 3, भाग 3 को छोड़कर अन्य अधिकार, अन्य अधिकार। ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। जैसे वो भाग 3 में जो अधिकार है ना, वो क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, उन्हें ठीक है, वहीं भाग 3 को छोड़कर जो अन्य अधिकार है ना, जो संविधान में लिखित है, वो क्या कहलाएंगे? संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। फिर बात करें अपने विधिक अधिकार की। विधिक या फिर बोल सकते सांविधिक या फिर कानूनी अधिकार। किसकी? कानूनी अधिकार। ये अधिकार कौन से होते हैं? ये देखो, संसद द्वारा कोई विधि बना के कोई अधिकार दिया गया है तो वो कहलाएंगे विधिक, सांविधिक या फिर कानूनी अधिकार। जैसे सूचना का अधिकार। कौन सा? सूचना का अधिकार, जो 2005 में अधिनियम द्वारा लाया गया था। फिर कौन सा है? मातृत्व अवकाश अधिकार, मातृत्व अवकाश अधिकार। अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है पीरियड लीव, पीरियड लीव। ओके, तो इतनी बात है। ओके, समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार। किसकी बात करेंगे अपन? अब मूल अधिकार की, कि मूल अधिकार होते क्या है। ये मिटा दूँ मैं?
देखो मूल अधिकार किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु ये एक आवश्यक है। क्या है? किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है? बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए मूल अधिकार काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। ओके, मैं लिख लेता हूँ, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास या फिर कह सकते हैं अपन चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, मतलब चारों तरफ से विकास नहीं हो सकता। अब देखो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या आएगा, इसकी बात कर लो आप। तो देखो, एक तो हो जाएगा बौद्धिक विकास, नैतिक विकास आएगा इसके अंतर्गत, आध्यात्मिक विकास आएगा। ओके, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास। क्या आएगा? बौद्धिक विकास। इन्हीं को मिला के कहते हैं सर्वांगीण विकास। ओके, और इन्हीं के माध्यम से किसी व्यक्ति का चहुमुखी यानी चारों दिशाओं से विकास संभव हो पाता है। ओके, और मूल अधिकार की बात करें आगे कि इन्हें मूल क्यों कहते हैं। ओके, ये तो हो गया मूल अधिकार की बात। अब देखो, मूल अधिकार को मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा क्या है? संरक्षण प्राप्त है, सुरक्षा प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। ओके, समझ में आया? अब हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की कि मौलिक अधिकार का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे वो भारतीय संविधान में आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे अपन। अब यहाँ पे लिख देना संरक्षण प्लस कारण भी है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो कुछ चीज़ समझ में नहीं आया ना, जल्दी कमेंट कर देना। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उससे पहले आगे चलने से पहले भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल कितने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है? ओके, तो जल्दी इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ये किताबों में नहीं मिलता है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। ओके, आगे चले, ये मिटा देता हूँ मैं। पता चला कितने हैं? अरे तो गिन लो ना, 12 से 35 तक है, माइनस कर देना ना आराम से। 3, 2 कितने हैं टोटल? 23 अनुच्छेद है। कितने हैं? 23 अनुच्छेद है। 23 प्लस 1 सॉरी 24 अनुच्छेद है। कितने हैं? 24 अनुच्छेद है। अब हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की। किसकी बात करेंगे? पृष्ठभूमि की। देखो पृष्ठभूमि दो भागों में देखेंगे अपन, एक तो वैश्विक पृष्ठभूमि, एक अपने देखेंगे राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। किसकी? एक तो वैश्विक पृष्ठभूमि देखेंगे अपन और एक देखेंगे राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। वैश्विक पृष्ठभूमि, एक देखिए अपन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। इसकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि तो किताबों में ऐसा नहीं बताया जाता है, तो प्लीज़ अच्छे से समझना। ओके, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक पृष्ठभूमि। आप सब ने पढ़ा होगा इसके बारे में, आप सब जानते हो। ओके, बस मैं एक बेहतर ढांचा दे रहा हूँ आपको।
इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। या फिर बोल सकते हैं महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र। सबसे पहली बात, अब देखो हुआ क्या बात। तो देखो 1215 ईस्वी में, कब 1215 ईस्वी में एक राजा थे वहाँ पे, किंग जॉन करके। कौन थे? किंग जॉन। उन पर वहाँ के सामंतों ने क्या था, दबाव डाला कि आप अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दीजिए। ओके, मतलब कि जो जॉन किंग थे, वहाँ के राजा थे, ओके, उन पर सामंतों ने क्या डाला, दबाव डाला कि आप आपकी जनता के लिए कुछ अधिकार प्रदान कीजिए। तो उन्होंने एक अधिकार पर साइन किए, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ओके, जो कि इंग्लैंड के नागरिकों को प्राप्त सबसे पहले अधिकार थे। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में अपनी प्रजा को कुछ नागरिक अधिकार दिए। कुछ नागरिक अधिकार दिए, जिन्हें क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि एक विस्तृत अधिकार थे। इसी कारण भारत के जो मूल अधिकार है वो भी काफ़ी विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है। ओके, एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, इसलिए भारत के मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मूल अधिकार, भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा है। क्या है? मैग्ना कार्टा है, ध्यान रखना। ओके, ये तो बात होगी पहली। अब हम बात करेंगे दूसरी बात कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तब जब लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया था, तब उस क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, समझ में आया? यहाँ तक लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताओ? 1789 में। ओके, कब हुई थी? 1789 में। हुआ क्या उस टाइम पे? तो देखो, क्रांति के बाद, ओके, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, उसकी बात करें अपन, तो मानव एवं नागरिकों को कुछ अधिकारों की घोषणा की थी। ओके, क्रांति के बाद मानव प्लस नागरिकों को, ओके, अधिकार की घोषणा की थी। ओके, और जब ये घोषणा की थी तब एक वैश्विक मुद्दा बन गया था कि हाँ, ये कौन सा अधिकार है, क्या ये अधिकार है? तो उसके बाद अन्य देशों में भी इन अधिकारों की मांग उठने लगी थी। ओके, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद तीसरा है यूएसए का संविधान, यानी अमेरिकी संविधान। देखो, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में एक उसे जोड़ा गया था बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा मूल अधिकार को जोड़ा गया था। और इन्हीं बिल ऑफ राइट्स के से प्रेरित होकर भारत में मूल अधिकार को अपनाया गया था। ओके, नोट डाल के लिख लो। भारतीय संविधान में
मूल अधिकार यूएसए के संविधान से प्रेरित है, संविधान से प्रेरित है। ओके, ये तो हो गई अपनी वैश्विक पृष्ठभूमि। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की। किसकी बात नहीं है? राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की। आप तो बस डेटा लिखो, आप तो पूरी एक टेबल बना रहा हूँ मैं। ओके, पूरी टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले है 1895। कब? 1895। इसमें क्या हुआ था? स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक से तिलक द्वारा मांग, मतलब सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किसने की? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसके माध्यम से की थी? तो स्वराज विधेयक के द्वारा। ओके, उसके बाद 1917-18 में किसने मांग की थी? तो कांग्रेस मंच से, कांग्रेस द्वारा मांग उठनी शुरू हो गई थी। ओके, कांग्रेस द्वारा इसकी मांग उठनी शुरू हो गई थी। फिर बात करते हैं 1925 की। 1925 ये मांग उठाई थी 1925 में एनी बेसेंट द्वारा, जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, अध्यक्ष थी। ओके, जो अपन आगे जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें बात करेंगे। एनी बेसेंट द्वारा मांग उठाई गई। किसके द्वारा उठाई गई है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो एक बिल था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, इंडिया बिल के माध्यम से। ओके, समझ में आया यहाँ तक? देखो 1995 में कौन है? स्वराज विधेयक तिलक के द्वारा। ये 17-18 में कांग्रेस द्वारा मांग उठाई गई। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग उठाई गई। उसके बाद बात करें 1928 की, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग उठाई गई है। ओके, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे? इसके सदस्य थे इस रिपोर्ट, ठीक है ना? कमेटी बनी थी, उसके सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस भी थे। ओके, फिर आगे चले। फिर आगे आएगा 1931 में। 1931 की बात करें, कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था, वही था मूल अधिकार का प्रस्ताव। ओके, कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाया गया, प्लस क्या हुआ था? स्वीकार भी किया गया। पहली बार ऐसा हुआ था कांग्रेस में। ओके, ध्यान रखना। फिर आगे 1931 में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? तो दूसरा। कौन सा? दूसरा। 1931 में बात करेंगे, कौन सा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ये मांग उठाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन जो वहाँ की
संयुक्त संसदीय समिति थी ना, संयुक्त संसदीय समिति, उन्होंने क्या किया, इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको? 1995, 17, 18, 25, 28, 31, यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे। आगे है देखो 1945 में सप्रू समिति की बात करते हैं। किसकी? देखिए मार्कर कभी कभी 1945 में सप्रू समिति आई थी, बनी थी। कौन सी? सप्रू समिति। इस समिति ने क्या कहा? देखो इस समिति ने एक बात कही थी कि मूल अधिकार को 2 भागों में बांट दिया जाए। मूल अधिकार को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक होना चाहिए न्यायोचित, एक होना चाहिए गैर न्यायोचित। जिन्हें आगे चलकर जो न्यायोचित थे वही क्या बने? मूल अधिकार बने। वो गैर न्यायोचित थे वो क्या बने? अपने नीति निर्देशक तत्व बने। ओके, तो ध्यान रखना। अब मैं लिख लेता हूँ। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में समिति बनी थी। समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों को न्यायोचित और गैर न्यायोचित के हिसाब से बांटा जाए, ओके। अब मैं ये लिख लिया हो तो वाला मिटा दो। बांटा जाए। यही आगे चलकर न्यायोचित तो क्या बने? न्यायोचित मतलब कि जिसके खिलाफ अपन सीधे कहा जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। क्या बने न्यायोचित? तो मूल अधिकार। और गैर न्यायोचित को क्या बने? गैर न्यायोचित क्या बने? DPSP। ओके, समझ में आया? यहाँ तक की बात हो गई 1945 तक। फिर बनी एक समिति जो थी मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। उसी उप समिति बनी थी, मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ओके, उन्हीं के आधारों पर संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया, जो कौन सा है? न्यायोचित है। कौन सा है? न्यायोचित है। ओके, ये बात आप कहो तो मैं लिख लेता हूँ, और नहीं तो चलते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या है बात। ओके, चलो लिख ही लेते हैं। संविधान सभा द्वारा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार संबंधित समिति बनी। ओके, क्या बनी? समिति बनी। इसे एक उप समिति थी, उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति। अब देखो, जो मौलिक अधिकार संबंधी समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे। कौन थे? पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी।
ओके, और इन्हीं समितियों के आधार पर, यानी इन्हीं दोनों समितियों के आधार पर संविधान सभा ने संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को जगह दी। ओके, तो ये तो बात हो गई अपनी अर्थ और पृष्ठभूमि की। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों की विशेषता क्या क्या है। ओके, या फिर एक काम करते हैं, अपन मूल अधिकारों की विशेषता वाली क्लास हम कल देख लेंगे, कल कर लेंगे। ओके, तो धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को और अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।